ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾਈ ਤਜਜ਼ਿਆਕਾਰ ਵੀ ਔਰ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੋ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਮਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪਤਾ है उस सारी सूरत हाल का और तुसी बड़ा बगौर मुशाहिदा करते पे सारी सूरत हाल का। लेकिन मैं एक चीज़ कहांगी कि जिहड़े मुज़ाकरत होए पाकिस्तान दे विच, ठीक है, ये बगैर नतीजा ये मुज़ाकरत खत्म हो गए, ये मुआहिदा आखिर क्यों नहीं हो सकिया? तुहाडी नज़र दे विच इहदी रीज़न की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमाइला साहिबा, पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान जो था ना वो एक फैसिलिटेटर या एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा था इस्लामाबाद टॉक्स के बीच। इसका मतलब ये है कि जब दुनिया एक इलॉजिकल वॉर के अंदर 40 दिन गुजर चुके थे तो उस वक्त पाकिस्तान आगे बढ़ा और उसने अपने दोनों दोस्तों को, ईरान को और अमेरिका को समझाया कि जंग इस मसले का हल नहीं है जिसके लिए आप आपस में लड़ रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो पिछले 47 ईयर्स से अमेरिका और ईरान जो है कभी फेस टू फेस नहीं बैठे थे। सो पाकिस्तान की सालिसी उन दोनों ने कबूल की। पाकिस्तान ने अपना घर उनको पेश किया कि आप इधर तशरीफ लाएं और आप इधर आपस में गुफ्तगू करें। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह थी इस जंग इस इस्लामाबाद टॉक्स को होल्ड करने में, वो ये थी कि वो अपने दोनों दोस्तों को ये समझा सका कि ये बातचीत के थ्रू ये चीज सिर्फ उस वक्त हल होगी जब आप लोग खुद आपस में बात करेंगे। अगर आप देखें कि जो कतर में और ओमान में गुफ्तगू हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, वो प्रॉक्सिमिटी टॉक्स थे, यानी कि डेलीगेशंस एक जगह मौजूद थे लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने इतनी अच्छी सिफारतकारी की कि उन्होंने 21 घंटे एक दूसरे के सामने बैठ के अपने मसाइल को डिस्कस किए। अब आपका जो ये सवाल है कि ये मुआहिदा क्यों नहीं हो सका, पहली बात तो ये है कि देखिए, कोई 50 साल की एक्रिमनी एक दूसरे के साथ है। 50 साल से ना अमेरिका मतलब एक बहुत लंबा अदम एतमाद का जो सिलसिला है वो पिया होया विच भरोसा नहीं है जी नहीं है। और ये तीसरी मर्तबा था कि जब ईरान पीस टॉक्स के दरमियान था और इजराइल ने एज अ स्पॉइलर उसके ऊपर अटैक किया। उसने कतर में अटैक किया, उसने स्विट्जरलैंड में अटैक किया और उसने क्या कहते हैं जब इस वक्त जंग से पहले जब वो ईरान अमेरिका के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस कर रहा था तो उस वक्त भी इजराइल ने एज अ स्पॉइलर उधर ईरान के ऊपर अटैक किया। सो ईरान को जो था वो इस वक्त अमेरिका के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं। सो जब ये जंग शुरू हुई तो शमाइला हर कोई ये समझता था कि 4 से 5 दिन में ये जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो अगर हम पिछले 3 दहाइयों में देखें कि अमेरिका ने जिस तरीके से जंग की है, खासतौर पे इराक में, सीरिया में, लीबिया में, यमन में, हम देखते थे कि वो एक बहुत बड़ी एयरफोर्स लेके जाता था और वो बहुत सिवियर बमबारी करता था और जब ग्राउंड टारगेट्स न्यूट्रलाइज हो जाते थे तो उसकी फौज आके मिनिमम कैजुअलिटीज के साथ उस इलाके के ऊपर कब्जा कर लेती थी और वो अपनी पसंद की हुकूमत उधर बिठा देता। लेकिन अब इस मर्तबा ईरान में उनकी ये टेक्निक फेल हो गई। उन्होंने अमेरिका और इजराइल ने मिलके ईरान पे बमबारी तो बहुत की, लेकिन ईरान ने इस तरह जंग लड़ी कि 40 दिन होने के बावजूद उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी दोनों कॉम्बैटेंट्स की कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करें, यानी कि वो अपनी जमीनी फौज को ईरान पे उतारें। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि आप ईरान की तबाही तो कर सकते थे लेकिन आप जो है क्या कहते हैं ईरान के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि जब अटैक के पहले दिन ही
आयतुल्लाह खamenei को शहीद कर दिया गया और मिनाब में 168 बच्चियों को, मासूम बच्चियों को कत्ल कर दिया गया उनके स्कूल में, तो वो एक ऐसे ये दो वाकयात थे जिसने ईरान को बिल्कुल जोड़ दिया एज अ नेशन। अच्छा, वैसे मैं सईद अहमद खान साहब, मैं से एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या आप समझते हैं कि इजराइल की आंखों में जो है ना वो खटकने वाला मुल्क सिर्फ ईरान ही है? जी, इसलिए कि ईरान वो वाहिद मुल्क है गल्फ में या मिडिल ईस्ट में कि जो इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को रोक रहा है। अगर आप ये देखें कि ये जंग अमेरिका और ईरान की हरगिज नहीं थी, ये तो जंग बेसिकली इजराइल की थी, क्योंकि इजराइल चाहता है कि वो अपना एक ग्रेटर इजराइल प्लान को एग्जीक्यूट करे। वो जो उस ग्रेटर इजराइल प्लान में जरूरी है कि मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ें, अपने आप को वीक करें, ताकि इजराइल जो है वो मिनिमम एफर्ट के साथ मुसलमान ममालिक पे कब्जा कर सके। और यही वो पिछले 20-25 साल से कर रहा है। अगर आप उसके नेबरिंग कंट्रीज देखें, उसने सीरिया को सबड्यू किया, उसने इराक को सबड्यू किया, वो आजकल बैरूत को या लबनान को सबड्यू करना चाह रहा है, और इसीलिए वो यमन के ऑपोजिट सोमाली लैंड बनाना चाह रहा है। तो ये उसके तो वैसे अगर सईद अहमद खान साहब, अगर एक लम्हे के लिए ये मान भी लेते हैं कि ईरान इस बात को तस्लीम कर लेता है कि मैं जोहरी हथियार के ऊपर काम नहीं करूंगा, लेट्स सपोज कि वो सारी शराइत जो है वो अमेरिका की मान लेता है, क्या इस बात की कोई जमानत दे सकता है कि दुनिया में फिर मुस्तकिल तौर पर अमन हो जाएगा और इजराइल जो है वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो जीनोसाइड नहीं करेगा? नहीं, तो फिर मुद्दा तो वही का वही है ना। जी देखिए, इसीलिए अगर हम आगे चलें तो इसका लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि गल्फ और मिडिल ईस्ट के अंदर एक नया सिक्योरिटी डिफेंस ऑर्डर बने। ठीक है, इस वक्त जो था, जो डिफेंस आर्किटेक्चर था गल्फ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वो हेविली डोमिनेटेड था वेस्टर्न पावर्स और स्पेशली अमेरिका की तरफ से। अगर आप देखें तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है ये वेपन्स खरीदे गए थे गल्फ कंट्रीज के अमेरिका से और इजराइल से, और उनको ये उम्मीद थी कि अगर हम पर कभी अटैक होगा, और हमेशा ईरान को पिछले 25-30 साल से गल्फ कंट्रीज के लिए एक हवा बना के पेश किया गया था, तो अमेरिका जो है वो हमें फुल प्रूफ डिफेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। लेकिन इस जंग ने शो कर दिया कि अमेरिका की ये कैपेबिलिटी नहीं है, और स्पेशली अगर इसके बीच में इजराइल आ जाता है तो अमेरिका की फर्स्ट प्रायोरिटी इजराइल है, मुसलमान ममालिक गल्फ और मिडिल ईस्ट में नहीं। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब ईरान को अटैक किया गया तो मिलिट्री टारगेट्स तो दोनों साइड पे, इजराइल और ईरान की साइड पे पहले 5-6 दिनों में खत्म हो गए थे। या जो गल्फ कंट्रीज थी जहां जिन्होंने अमेरिका को बेसिस दिए हुए थे, वो पहले 2 हफ्ते में वो टारगेट्स खत्म हो गए थे। लेकिन जब जंग को बढ़ावा दिया गया तो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट किया गया, और जो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं इन रिटेलिएशन ईरान ने कहां हिट किए? गल्फ कंट्रीज में। सो अगर आप इसको थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव, या जिसको कहते हैं कि आप जरा दूर से होके देखें, तो एक्चुअली मुसलमान ममालिक आपस में लड़ रहे थे और एक तरीके से मुस्लिम्स जो थे वो वीक हो रहे, और यही इजराइल का ग्रेटर डिजाइन था। अगर आप देखेंगे अमेरिका बीच में बोल रहे जंग इजराइल की है, लेकिन जो बोल कौन रहे हैं? बोल अमेरिका रहा है। तो अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं इस सिचुएशन के अंदर मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद वक्त की कितनी अहम जरूरत है? इसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं। अच्छा, क्योंकि देखें तुर्की ने भी इन्वॉल्व होने की बात कर दी है। पहले तो ये जंग चल रही थी अमेरिका, इजराइल और ईरान की, अब जो है ना नेक्स्ट फेज के अंदर मजीद सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया इतना जारहाना होता है वो इतना जारहाना अब नहीं है। उसके बयानात के अंदर थोड़ी सी हल्की सी 0.05% ही समझ लें कि नरमी आ चुकी हुई है। ठीक है, क्या समझते हैं अगर चीन को भी धमकी दी जा रही है तो अगले फेज के अंदर मजीद खतरनाक सिचुएशन होगी? देखिए, दोनों अमेरिका को यह एहसास हो गया है कि वो ये जंग जीत नहीं सकते। ठीक है ना?
सो अब वो इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन इजराइल उसको इस जंग के अंदर यहां रखना चाहता है, क्योंकि ये इजराइल के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये जंग खत्म हो जाए। अब अमेरिका क्योंकि एक इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, वो इस जगह से नहीं निकल सकता विद द नोशन ऑफ डिफीट। सो वो एक तरीके से किसी ना किसी तरीके से ये चाह रहा है कि या तो ईरान उसको वो नोशन ऑफ विक्ट्री दे दे, या वो खुद अपनी बातों के साथ ये विक्ट्री हासिल करना चाहता है, यानी कि परसेप्शन मैनेजमेंट करना चाहते हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर द वर्ल्ड इस वक्त ये अमेरिका में जो है ना बहुत ही अनपॉपुलर वॉर है। ये एक पहली वॉर अमेरिकन लड़ रहे हैं जो अभी शुरू नहीं हुई और वो ऑलरेडी अनपॉपुलर हो गई है अमेरिकन इलेक्टोरेट के साथ। अब बहुत जल्दी जो है क्या कहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस आने वाली, और जो है अमेरिका जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बहुत अंडर प्रेशर है कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की यही पॉपुलैरिटी रही तो वो तो बिल्कुल मिड टर्म इलेक्शंस हार जाएंगे। और मिड टर्म इलेक्शंस हारने का मतलब ये है कि वो बोथ कांग्रेस और सेनेट के अंदर अपनी मेजॉरिटी को लूज कर देंगे, और अगर वो लूज हो जाती है किसी एक हाउस में भी तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इसीलिए जो है आपने देखें कि उन्होंने जो नेगोशिएटिंग टीम अपनी अमेरिका ने भेजी उसको लीड वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कर रहे थे, जो कि समझा जाता है कि उनकी कैबिनेट में वाहिद बंदे हैं जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ यानी उनसे एग्री नहीं करता। और जब नेतन्याहू ने ब्रीफिंग दी यानी उनका अपना उनका जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जेडी वैंस के लिए इन मुज़ाकराती कामयाबी ऑब्वियसली उसके अपने करियर के लिए भी बड़ा मजबूत साबित होती है अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, वक्त की कमी की वजह से मैं आप जो टाइम दे रहे हैं उससे मुस्तफीद होना चाहती हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकूं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले सकूं। इस मुद्दे पे आते हैं कि जी कि कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आबने हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उस पर गौर जो है वो शुरू कर दिया है, और वो ईरान की जो तेल की सप्लाई है वो बंद करना चाहता है और मईशत को बंद करना चाहता है। क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इस मकसद में कामयाब हो सकेगा आपके नजदीक? देखिए, मिलिटरीली तो अमेरिका की ये कैपेबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर एक ब्लॉकेट लगा के शिप्स का आना जाना बंद कर सकती, ठीक है ना। लेकिन वो उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे हलीफ हैं, उनकी शिप्स को हम आने जाने देंगे, तो उनकी शिप्स को ईरान नहीं आने जाने देगा, और जो क्या कहते हैं ईरान के दोस्त हैं उनकी शिप्स को ईरान आने जाने देगा। सो एक तरफ ईरान शिप्स को रोकेगा, एक जगह अमेरिका शिप्स को रोकेगा, तो प्रैक्टिकली स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से कोई भी शिप जो आएगी वो या तो थ्रेटन होगी ईरान से या थ्रेटन होगी अमेरिका से। सो अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है शमाइला साहबा, तो एक्चुअली इस यहां जितनी शिपिंग होती है सारी शिप्स जो है वो इंश्योर्ड होती है। कौन सी कंपनी है जो अपनी शिप को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में आने की इजाजत देगी या उसको उसका बीमा करेगी? सो एज सच बिल्कुल यानी कि जो एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड एलएनजी रुक जाएगी। और अगर ये चीज हो जाती है तो जो कहते हैं कि 20% जो ऑयल और गैस जो है दुनिया की वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरती है, और तकरीबन 15 to 20% बाबुल मंदब से गुजरती है। तो बाबुल मंदब तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तो 33 किलोमीटर वाइड है, लेकिन बाबुल मंदब तो सिर्फ 18 किलोमीटर है, तो उसको हुतीज बंद कर देंगे। सो अगर मंदब भी बंद हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी बंद हो जाए, तो दुनिया में वो तूफान आएगा या क्राइसिस पैदा होगा जो इस वक्त हम देख रहे हैं उससे कई गुना बड़ा होगा। इसका मतलब होगा कि वर्ल्ड एक रिसेशन में चली जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसका जो ब्लड है वो तो ऑयल और गैस है। और मतलब आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस सारी सूरत हाल में कामयाब नहीं हो सकेंगे? अच्छा, नहीं होगा, और इसीलिए आप ये देख रही हैं कि आज अभी कुछ देर पहले चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी और उसने कहा है कि ईरान के साथ हमारे तिजारती और दूसरे ताल्लुकात हैं, मिलिट्री ताल्लुकात हैं, हमारी शिप्स आ जा रही हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से। अगर किसी ने हमारी शिप्स को रोकने की कोशिश की तो हम मिलिटरीली उसके अंदर अपनी शिप्स को प्रोटेक्शन दें, हम नहीं तो छोड़ेंगे। मतलब अच्छा, वैसे नो डाउट आपने जो आ जाएंगे
तो हमें तीसरी जंग अजीम की तरफ अमेरिका दुनिया को लेके चला जाएगा, जो मैं समझता हूं कि नहीं होगा। और इसीलिए हो सकता है कि अगले 5-6 घंटों में हम प्रेसिडेंट ट्रंप से एक डिफरेंट स्टेटमेंट सुने। एक डिफरेंट स्टेटमेंट सुने? वैसे तो उनसे आए रोज डिफरेंट स्टेटमेंट से ही सुनने पड़ते हैं, ठीक है, हर घंटे 2 घंटे के बाद। अच्छा, जैसे हमने आगाज में भी बात की इस सारी सूरत हाल के ऊपर, कि नो डाउट के ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और उसको लोग जो ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर पहुंच नहीं सके और पाकिस्तान फेल हो गया, पाकिस्तान ने कुछ हासिल नहीं किया, वही बात है। पाकिस्तान का काम जितना था पाकिस्तान ने वो अचीव किया। पाकिस्तान का काम था दोनों फ्री कैन को एक टेबल पे लाना, वो पाकिस्तान ने की जो ना वो ठीक किया। लेकिन पाकिस्तान अब फोर्स तो नहीं कर सकता कि आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। वो दोनों फ्री कैन का मसला है। पाकिस्तान का सिर्फ इतना काम था कि दोनों को लाकर एक टेबल पर बिठाया जाए और बातचीत कराई जाए। अब इसके अंदर अगर बात किसी हतमी नतीजे पर पहुंचती है तो ये तो फिर सोने पर सुहागा हो गया। अच्छा, अब बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी भी जो है ना वो हिम्मत नहीं हारी, और एक बार फिर जो है ना वो एक खामोश जो सफारतकारी है उसकी कोशिश तेज कर दी है। इतलात ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जो मुज़ाकरात के लिए सफारती कोशिशें हैं वो शुरू कर दी हैं। सो आप कितने जो है ना इस चीज के ऊपर आप समझते हैं कि दोबारा अगर मुज़ाकरात के टेबल पर बिठाया जाता है, या पाकिस्तान दोबारा सफारतकारी करने में किस हद तक कामयाब हो सकता है? दुनिया के पास इस वक्त पाकिस्तान के अलावा कोई और चारा नहीं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज जो हैं वो ट्रस्ट कर रही हैं एक मॉडरेटर या फैसिलिटेटर होने के लिए। और ये इतना बड़ा एजाज है हमारे लिए, या हमारी आप कहें कि सफारतकारी की मिराज है कि इस वक्त सिवाय 1 या 2 कंट्रीज वर्ल्ड की सारी कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफ कर रही हैं। और इसीलिए मैं सिर्फ अगर आपको पिछले 5-6 घंटों की बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने, जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिंग किया है, उनको मुबारकबाद दी है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो है इस सालिसी को कंटिन्यू रखिए। 1 नंबर 2, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मेरा ख्याल अगले 3-4 घंटों में, या कह रहे हैं 7-8 घंटों में, वो सऊदी अरेबिया और तुर्की का एक बड़ा या एक दौरा करने जा रहे हैं, जिसमें वो उनके साथ डिस्कस करेंगे और मेरे ख्याल में वो उनको मजबूर करेंगे कि आप अपने आप को जरा और स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करें। देखिए, सऊदी अरेबिया जो है ना वो ओआईसी को लीड करता है और अरब वर्ल्ड का लीडर है। उसको भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि जी के ठीक है, आप इजराइल की मदद के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे पर भी हो रहा है और बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है। इसलिए इस स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है, और यही मेरा ख्याल बात करने हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि पिछले 5-6 घंटों के अंदर चाइनीज ने अपने डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू एक बहुत ही एग्रेसिव स्टेटमेंट इशू कर दी है। सो अब जो ये पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो इन सारे प्लेयर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, चाइना को भी, सऊदी अरेबिया को भी, अमेरिका को भी, ईरान को भी। सो मेरा ख्याल है कि ये अभी टॉक मतलब कामयाबी जो है, आप समझते हैं कि कामयाबी मिल सकती है और अगला फेज जो है वो होपफुली जो है ना वो काफी कामयाब होगा। सईद अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली तौर पर अपना जो ना वो तज्जिया पेश किया और अपना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका।